डबल इंजन सरकार कर रही है युवाओं के सपने साकार। पारदर्शिता और प्रोत्साहन से तरक्की के अवसर मिल रहे अपार। बिना खर्ची बिना पर्ची मिली 1,80,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी। और तो और अग्निवीरों को भी सरकारी विभागों में मिल रहा आरक्षण और वरीयता। साथियों, हमने केवल सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि रोजगार सुरक्षा पर भी काम किया है। हमने कानून बनाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित किया है। सीएम साहब का हम बहुत बहुत ही धन्यवाद करना चाहते हैं, जो उन्होंने अपना वादा पूरा किया और बिना खर्चे बिना पर्चे हमको रोजगार दिया। भाई वाह, अब तो हरियाणा वाकई में बदल गया है। ये है नया हरियाणा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਮੋ ਭਾਰਤ RRTS ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ, ਰੈਪਿਡ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟਰੋ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। माननीय अध्यक्ष जी, इस महान सदन के माध्यम से मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों शहरी परिवहन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी निर्णय की मैं जानकारी आज इस महान सदन के माध्यम से देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 24 फरवरी कल हमारी एक बैठक आयोजित हुई थी, जिस बैठक में हमने ये निर्णय किया है कि गुरुग्राम से फरीदाबाद और नोएडा, ग्रेटर नोएडा तक नमो भारत RRTS सह मेट्रो कॉरिडोर के लिए अंतिम अलाइनमेंट को स्वीकृति दी गई है। माननीय अध्यक्ष जी, इसकी DPR का अंतिम रूप देने के लिए भारत सरकार की एजेंसी NCRTC को निर्देशित किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह परियोजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका एक विजन है कि हर देश के नागरिक के जीवन को सरल और सुगम करना और उसको सुविधाएं पहुंचाना, भारत को विकसित राष्ट्र की तरफ गति से ले जाना, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। और उसी विजन के तहत माननीय अध्यक्ष जी, नमो भारत जो एक विजन है उसके तहत ये परियोजना आगे बढ़ रही है। माननीय अध्यक्ष जी, इसका उद्देश्य देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन से जोड़ना है, ताकि मैंने जो कहा है कि लोगों के जीवन को सरल और सुगम करना, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। माननीय अध्यक्ष जी, यह कॉरिडोर लगभग ये 64 किलोमीटर लंबा होगा। ये गुरुग्राम से शुरू होगा, फरीदाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, और इसका 52 किलोमीटर भाग हरियाणा में होगा। माननीय अध्यक्ष जी, यह NCR क्षेत्र के भीतर गुरुग्राम इफ्को चौक से शुरू होगा, फरीदाबाद और नोएडा जैसे बड़े आर्थिक केंद्रों को यह जोड़ने का काम करेगा, जिसमें लाखों की संख्या में लोग अपना रोजगार करने के लिए हर रोज आते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, उनको एक बहुत अच्छी ये ट्रांसपोर्ट की सुविधा ये मिलेगी, उनके जीवन को एक बदलाव का ये बड़ा आर्थिक केंद्रों से जोड़ने का, और यहाँ की आर्थिक, माननीय अध्यक्ष जी, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा इस कॉरिडोर से। जैसा मैंने बताया है माननीय अध्यक्ष जी, ये इफ्को चौक से ग्वाल पहाड़ी जो 14.5 किलोमीटर का इंटीग्रेटेड जो RRTS और मेट्रो सेक्शन
ये तय किया गया है। और माननीय अध्यक्ष जी, इसमें सेक्टर 29 और मिलेनियम सिटी सेंटर, सेक्टर 52, वजीराबाद और सेक्टर 57 तथा सेक्टर 58, 61 जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन वो शामिल होंगे। यह माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली की जो मेट्रो है उसकी येलो लाइन, गुरुग्राम मेट्रो कॉरिडोर और रैपिड मेट्रो से जुड़कर माननीय अध्यक्ष जी यात्रियों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी ये प्रदान करेगा माननीय अध्यक्ष जी। और इसी प्रकार ये फरीदाबाद क्षेत्र में सैनिक कॉलोनी से बादशाहपुर तक लगभग ये 16 किलोमीटर का इंटीग्रेटेड ये सेक्शन स्वीकृत किया गया है माननीय अध्यक्ष जी। इसमें एनआईटी क्षेत्र हो चाहे बाटा चौक हो, सेक्टर 12 से 15 तथा नए फरीदाबाद के प्रमुख हिस्से शामिल होंगे माननीय अध्यक्ष जी। यह दिल्ली मेट्रो की वायलेंट लाइन से जुड़कर क्षेत्रीय संपर्क को और मजबूत करेगा तथा औद्योगिक और आवासीय विकास को एक नई गति देने का काम ये कॉरिडोर करेगा माननीय अध्यक्ष जी। यह परियोजना हरियाणा के लिए निवेश, रोजगार और संतुलित शहरी विकास के नए अवसर ये लेकर के आएगी माननीय अध्यक्ष जी। जल्द ही इसकी डीपीआर पूरी करके इस कार्य को पूरा किया जाएगा माननीय अध्यक्ष जी। हमारी डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व में नॉन स्टॉप देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनाने का, और उस विकसित राष्ट्र के अंदर हमारी ये डबल इंजन की सरकार माननीय अध्यक्ष जी इस परियोजना को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ, ਰੈਪਿਡ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟਰੋ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛਛਰੌਲੀ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 125, 134, 152 ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 1887 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਹਿਣਯੋਗ ਖੇਤਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ सुना ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक अपने क्षेत्र के हरियाणा प्रदेश छछरौली जो प्रताप नगर के नाम से भी जिसको जानते हैं, उसकी भूमि के मालिकाना हक का विषय जो अत्यंत संवेदनशील भी था और जन भावनाओं से भी माननीय अध्यक्ष जी जुड़ा हुआ था। जो हमारा छछरौली प्रताप नगर है, छछरौली की जो खसरा नंबर है 125, 152 और 134, उसकी जमीन का लक्ष्मण जी मालिकाना हक 1887 से लेकर के अब तक सरकार के पास रहा है। हमारे वहां के नेता कंवरपाल गुर्जर जी वो समय समय पर इस बात को लेकर के चिंतित रहे हैं, क्योंकि शहर के लोग उसको भी मिलते थे, हमें भी आकर के मिलते थे। ये पूरा का पूरा छछरौली शहर ये सरकारी भूमि के ऊपर बसा हुआ है। उनको बड़ी दिक्कतें आती थी रजिस्ट्री के अंदर भी, और यह जमीन शुरू से ही माननीय अध्यक्ष जी गैर मुमकिन आबादी के रूप में ये चिन्हित थी। उस पर पीढ़ियों से सैकड़ों परिवार अपना घर बना करके वहां रह रहे हैं। मैंने उसका जिक्र किया है कि 1887 की बात है
जब छछरौली वहां बसा है। माननीय अध्यक्ष जी, 2020 तक इन संपत्तियों की रजिस्ट्री होती रही, जिसमें लोगों का विश्वास और अधिकार दोनों जुड़े रहे। माननीय अध्यक्ष जी, केवल तकनीकी आधार पर इन परिवारों को असुरक्षित छोड़ देना हमारी सरकार का ये दायित्व है, न तो न्याय संगत है और न मानवीय है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज आपके माध्यम से इस महान सदन को छछरौली गांव की जो भूमि है, इतने पुराने कब्जे को देखते हुए सैकड़ों वर्षों से वो उस पर बसे हुए हैं, मौके पर कब्जे के आधार पर विस्तृत सर्वे और रिकॉर्ड सत्यापन कराकर वास्तविक जो निवासी हैं, जो मूल निवासी हैं, उनका मालिकाना हक देने की घोषणा मैं आज इस महान सदन के माध्यम से करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, यह कदम दशकों से बसे हमारे परिवारों को सम्मान, सुरक्षा और स्थायित्व देने की ये ऐतिहासिक पहल है। हम लगातार, हमारी सरकार एक एक रिफॉर्म, जो लोग इस लीगल उलझे रहते थे लीगल कार्यों के अंदर, उनसे राहत देना हमारी सरकार का दायित्व है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार छछरौली के हर पात्र नागरिक के साथ मजबूती से खड़ी है। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਦੀ ਖਬਰ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੇਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੇਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। आई एम संगीता जेठी, पीजीटी केमिस्ट्री फ्रॉम नरवाना। हम लोग यहाँ पर विधानसभा का जो बजट सत्र चल रहा है उसको देखने के लिए बच्चों को साथ लेकर आए थे। स्पेशल यहाँ से परमिशन मिली हमें और हम यहाँ पर आए हैं। और आज जो हमने देखा, जिसमें कि शून्यकाल चल रहा था, तो पक्ष विपक्ष की जो बहस हो रही है, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, वो वाकई में अपने स्टेट की प्रोग्रेस के लिए काम कर रही है सरकार। तो ये हमें सुना ही था, लेकिन आज हम देख रहे हैं जैसे कि सीएम सैनी जी ने भी यहाँ पर घोषणा की है, तो नई घोषणाएं की हैं कि नए नए जो विकास कार्य हैं वो किए जाएंगे। तो ये चीज़ें देखकर हमें और हमारे बच्चों को बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। और हमारे साथ जो बच्चे आए हैं और हम सभी ताउम्र इसको ध्यान रखेंगे। और हमारे लिए और हमारे मंत्री जी हमारे साथ हैं, किशन बेदी जी, स्पेशल उन्होंने हमें टाइम दिया, उनके हम आभार व्यक्त करते हैं। और हम बहुत ही यहाँ से एक अच्छा अनुभव लेकर जा रहे हैं। धन्यवाद। डिमांड हो जो आप चाहते हैं? हमारी एक ही डिमांड है कि कम से कम 16 साल से कम बच्चों के लिए फ़ोन को एजुकेशन के पर्पज़ से ही कुछ ऐसा सिस्टम किया जाए कि इट कैन यूज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। क्योंकि बहुत सारी ये प्रॉब्लम आ रही है कि यूथ फ़ोन से बिगड़ जाता रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा मुद्दा रखते हैं कि बच्चों के लिए एज अ टीचर कि बच्चों का हालांकि उनको डिटेन कर दिया गया और हुड्डा साहब ने कहा कि हमें हाउस अरेस्ट कर दिया गया था और उनको परमिशन भी नहीं दी गई। क्या बोलेंगे? सर्वप्रथम तो नरवाना विधानसभा के पीएम श्री स्कूल के सभी मेरी अध्यापिका बहनें और सभी भावी भविष्य हरियाणा और देश का ये प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर आए हैं। और मुझे खुशी है कि इन्होंने लाइव सारा सेशन देखा। और बहुत सी जिज्ञासाएं आम जनता के बीच में होती है कि हमारा प्रतिनिधि करता क्या है वहाँ जाके, या विपक्ष की क्या भूमिका होती है। तो सभी को इनको एक जीवन का नया अनुभव मिलेगा। और आज ये जो कांग्रेस ने वॉकआउट किया वो बिना वजह का वॉकआउट था। मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर जब एक बात कह दी, द लीडर ऑफ हाउस इज सेइंग दैट, कि मेरी जानकारी में ऐसा कोई विषय है ही नहीं हाउस अरेस्टिंग का, परंतु उन्होंने बिना वजह तुल बना के, जाना तो उनको प्रदर्शन में था और मैं ऑलरेडी बोल चुका था कि आप तो भागने की तैयारी कर रहे हो और वो भाग भी गए। कांग्रेस की पुरानी आदत है,
किसी चीज को कभी गंभीरता से लेती नहीं। जब प्रदर्शन करने का समय होती है उस समय कहते हैं कि सदन बुलाओ, बाहर प्रदर्शन नहीं करेंगे। जब सदन बुलाते हैं फिर ये प्रदर्शन में भागते हैं। आज पूरे देश के अंदर नेतृत्व विहीन कांग्रेस, नेता विहीन कांग्रेस, नीति विहीन कांग्रेस और दुनिया की जो जितनी भी एजेंसीज हैं उनके साथ इनका लीडरशिप का सीधा सीधा कनेक्शन बनता है। जैन जी की बात करेंगे, हम जैन जी की बात करेंगे, हम देश के खिलाड़ी की क्यों ना पैदा करने की बात करें, देश के अधिकारी पैदा करने की बात क्यों ना करें, देश के सैनिक पैदा करने की क्यों ना बात करें। हमारा युवा देश में आग लगाने के लिए थोड़ी है, वो देश को बांग्लादेश की स्थिति पे लेकर जाना चाहते हैं, अफगानिस्तान की स्थिति पे लेकर जाना चाहते हैं, नेपाल की स्थिति पे लेकर जाना चाहते हैं और जिस प्रकार से अन्य कंट्रीज में हो रहे हैं। परंतु हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि अपने भविष्य को भी और अपने पास्ट को भी सभी को संजोकर इस देश की समृद्ध संस्कृति और विचारधारा को आगे लेकर जाना है और ये देश दुनिया का सिरमौर बने, ऐसा हम सबका सपना होना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि सदा कोई विपक्ष में रहेगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि सदा कोई सत्ता में रहेगा, परंतु आपकी भूमिका रचनात्मक और सकारात्मक रहे देश और समाज के लिए। लोग हमें फॉलो करते हैं, लोग हमें देखते हैं, हमारा आचरण कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, हम पहनते कैसा है, हम बोलते कैसा है। जब हम ठीक नहीं पहनेंगे, ठीक नहीं बोलेंगे तो मेरे देश की युवा पीढ़ी क्या देखेगी। लेकिन हुड्डा साहब ने ये बोला कि जो रह के होम मिनिस्टर भी हैं, अगर उनको ये नहीं पता कि होम हाउस अरेस्ट हो रही है तो नहीं। अब मेरी बात देखिए, यू आर देयर, मैं भी यहाँ पे हूँ, मुख्यमंत्री जी यहाँ पे हैं। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, उसकी इतने लंबे चौड़े विषय जब मुख्यमंत्री जी वक्तव्य देते हैं उसके बाद विषय नहीं रहता है। और मुख्यमंत्री जी एक जिम्मेवारी का वक्तव्य दिया उन्होंने और अब प्रदर्शन तो फिर भी हुआ उनका। परंपराएं कांग्रेस अपने आप तोड़ रही है। यहाँ आके कल बैठ गए दरवाजे आगे, मुख्यमंत्री जी को इस रास्ते जाना पड़ा, हम मंत्रियों को इस रास्ते जाना पड़ा, परंतु वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। जब विपक्ष की कोई बात सुझाव होता है, हम मानते हैं, हम सुनते हैं, तो उन लोगों को भी सरकार की बात को विश्वास करना चाहिए। बेदी साहब, IDFC का जो ये है, सबसे पहले जानना चाहेंगे, इसमें बैंक के 4 लोगों को जरूर गिरफ्तार कर दिया, लेकिन भूमिकाएं कुछ अधिकारियों की भी आ रही है। फिलहाल कल मुख्यमंत्री जी ने सदन में बयान दिया है, जबरदस्त तरीके से ठोक के बयान दिया है, कितना भी बड़ा कोई अधिकारी हो, कितना भी बड़ा कोई व्यक्ति हो, जिस इस घोटाले में संलिप्त पाया जाएगा कतई नहीं बख्शेंगे। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।